हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। और इसका जो लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर। और लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है डीपीएसपी की पूरी ओरिजिन कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए गए और इनकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। फिर अगर हम डीपीएसपी को देखें तो डीपीएसपी जो हमारे हैं वो ग्रुप ऑफ आर्टिकल आते हैं 36 टू 51 के अंदर। जो है जितने भी जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं, जो सारे के सारे जो है डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी के जो आर्टिकल, अगर हम इनके कंटेंट और इनकी वर्किंग को देखें तो डीपीएसपी के आर्टिकल 36 से लेकर जितने भी जो 51 तक जो आर्टिकल जो आते हैं, इनको हम 3 तरीके के कैटेगरी के हिसाब से जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम इसको 3 अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। और सेकंड जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल है, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस जो और भी करेंगे वो ये करेंगे कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के कुछ आर्टिकल जो हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर भी आते हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ मेजर अमेंडमेंट जो डीपीएसपी में हुई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो मेजर अमेंडमेंट हुई है, उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो थर्ड कैटेगरी के आर्टिकल हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर 80 के आसपास वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उन सब का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके भी उन्हें देख सकते हो। तो इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम आपके एग्जाम के ओरिएंटेड डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कुछ नोट्स हो गए, एमसीक्यू हो गए, या फिर और भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। जिस सारे जो अकाउंट या फिर चैनल हैं तो नॉलेज रेस से ही, इनका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जो आर्टिकल आते हैं तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है इन आर्टिकल्स की, ये आर्टिकल ये कहते हैं, ये आर्टिकल जो है, ये प्रिंसिपल जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आते हैं जो आर्टिकल, वो ये कहते हैं कि ये वो आइडियोलॉजी है जो ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट गांधी जी की विचारधारा थी। यानी महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, जो आइडियोलॉजी उनकी थी ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, उस टाइम की जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो इन आर्टिकल के अंदर जो हमें देखने को मिलती है। ये जो आर्टिकल है ये कहते हैं कि डायरेक्ट करते हैं स्टेट को, स्टेट यानी हमारी सरकार, और स्टेट भी अंडर आर्टिकल 12 आता है फ्रेंड्स। और 12 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। इसके ऊपर भी फंडामेंटल राइट का जो लेक्चर नंबर 2 है डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आर्टिकल 12 कहता है, सेम चीज़ 36 भी कहता है। तो ये स्टेट जो है, स्टेट को ये जो काम करने चाहिए वो क्या क्या है, वो हम इन आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 40 है, 43 है, 43B है, 46 है, 47 और 48। ये जो 6 आर्टिकल हैं ये जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके की डिवीज़न में आपको फिर बता दूं कि इन आर्टिकल के अंदर, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर नहीं की गई है, बट इनके कंटेंट और इनकी वर्किंग को देख के हम जो है इन्हें डिवाइड कर सकते हैं 3 अलग अलग कैटेगरी के आर्टिकल्स या 3 अलग अलग कैटेगरी के जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। तो जो गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं वो आर्टिकल 6 आर्टिकल हैं, आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 40 जो है वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, अगर आप JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो वो अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो पंचायत की हैं, और 100% जो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको ये पूछ लिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर जो है हमारी पंचायत को मेंशन किया गया है।
तो उसके बाद ये जो बाद का जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर भी 6 से 7 वीडियो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, प्लेलिस्ट में। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 पूरा का पूरा जो पंचायत राज के ऊपर है, और ये पंचायत राज के ऊपर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 11th पार्ट भी जो है 11th शेड्यूल जो है वो भी ऐड करता है। अगर हम डीपीएसपी के इस पे कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 40 जो है वो ये कहता है कि स्टेट को विलेज पंचायत बनानी चाहिए और उन विलेज पंचायत को इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटीज टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी हर एक स्टेट को, जो हमारी सरकार है, उनको पंचायतें बनानी है और पंचायतों को इतनी पावर देनी है कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह जो है वो काम कर सकें। जे आर्टिकल 40 जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है किसको, स्टेट को। तो ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 40 आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 43 आर्टिकल। 43 आर्टिकल जो है खुद में ही 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर उसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू है। अगर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक इसका पार्ट जो है वो ये कहता है कि सिक्योर ए लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। देखो यहाँ पे लिविंग वेजेस लिखा है, लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस जब आप देखते हो तो मिनिमम वेजेस के अंदर क्या आता है कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो आपके पास एक मिनिमम वेजेस के लिए आपके पास इतना है कि आप अपना घर चला सकते हो। दूसरा आता है कि फ्रेंड्स, जो लिविंग वेजेस के अंदर क्या आता है कि रोटी, कपड़ा, मकान तो आपको मिल ही रहा है, बट इसके बाद आपके पास इतना है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाओ। अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपके पास इतना है कि आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो है वो एफर्ट कर सकते हो, खुद के लिए दवाइयाँ वगैरह ले सकते हो। तो जी लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस में थोड़ा सा मिनिमम डिफरेंस है। तो लिविंग वेजेस अगर आपको मिलती है तो आपके पास क्या है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, आप एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी जो है वो जी सकते हो। तो जिस स्टेट को करना है, तो जब इन इक्वालिटीज़ की ख़त्म करने की बात आती है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है अगर लाने की बात करती है, तो वो बात करता है हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। इसी आर्टिकल का सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है 43 जो है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इज एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस रूरल एरियाज। जो हमारा गांव का एरिया है उसके अंदर सरकार को कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है और इनको बनाना है। अब ये कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो बात थी, आइडियोलॉजी थी, ये गांधी जी की थी, इसलिए इस आर्टिकल को डिवाइड करके इसका जो सेकंड पार्ट है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर रखा गया। अब ये क्या है कि गांधीयन प्रिंसिपल जो कॉटेज इंडस्ट्री थी फ्रेंड, ये क्या था? कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि रूरल एरिया में जो लोकल के रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, जो भी वहाँ से मिलता है, वो लोग घरों के अपने हिसाब से जो भी उनका पोटेंशियल जितना है, तो वो लोकल एरिया पे प्रोडक्शन करना शुरू करें और उस प्रोडक्ट को वो सेल करके अपना जो है घर जो है वो चला सकते हैं। तो लोकल एरिया पे जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे कुछ वो प्रोडक्शन करें और उसको सेल एंड सर्विस के अंदर जो है वो यूटिलाइज करें। तो ये था जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट जो गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट आता है 43A और 43B। ये जो ए और बी फ्रेंड्स मैं फंडामेंटल राइट के अंदर भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो इसके 6 के 7 वीडियो अपलोडेड हैं उसके अंदर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो ए बी या सी करके जो भी आर्टिकल आते हैं ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि बाद में ऐड किए हैं। अगर हम 43A की बात करें तो 43A जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर आता है। लेक्चर नंबर 1 में इसको हमने डिस्कस किया था। ये आर्टिकल ये कहता है कि टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी एक इंडस्ट्री है उसके अंदर जितने भी वर्कर हैं उनकी जो है सिक्योर करना, उनकी जॉब को जॉब तो कहना गलत होगा बट उनके स्टैंडर्ड को वहाँ पे क्या करना है, सिक्योर करना।
एक ऐसा ना हो कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, वर्कर को वो यूटिलाइज कर रहा है और उनकी जो है एक्सप्लॉयटेशन वो करता जा रहा है, उनसे एक्स्ट्रा काम दे रहा है, उनको उस तरीके की वेजेस नहीं पे कर रहा है। तो ये स्टेट को इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो स्टैंडर्ड वो है बनाने हैं कि वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या हो कि वर्कर वो सिक्योर हो। तो ये हम किसके अंदर, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अमेंडमेंट जो हुई थी 43A आर्टिकल जो ऐड हुआ था वो कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट हुई और ये आर्टिकल जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आता है पार्ट 43B जो आर्टिकल आता है, तो वो ये बात करता है, वो कहता है कि प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ये बात करता है कौन सा, आर्टिकल 43B। तो फ्रेंड्स 43B कब जोड़ा गया उसको तो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे ही, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जो हमारे दोनों का पार्ट है, हमारे फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है और जो हमारे DPSP का भी पार्ट है। फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर फंडामेंटल राइट के जो हमारे 9 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं विद MCQ, उसका जो लेक्चर नंबर 4 है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा फंडामेंटल राइट का, उसमें क्लिक करके आप लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए। उसके अंदर ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लें, आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और किसी भी कम्पिटिटिव में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें गलत नहीं करोगे। इन शॉर्ट अगर हम इस वीडियो में बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है, एक वॉलंटरली आपको क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है जिसमें मिनिमम जो है जे अमेंडमेंट एक्ट जो ये कहता है कि मिनिमम इसके कितने मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए, बट मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं। जो लोग अपनी सेविंग का कुछ पार्ट लेके क्या करें, एक सोसाइटी को बनाएं और वो सोसाइटी का काम डिफरेंट हो सकता है। देखो यहाँ तो वो सोसाइटी कुछ प्रोडक्शन करे, कुछ रॉ मटेरियल खरीदे, उसके बाद वो प्रोडक्शन करे और प्रोडक्शन करके उस प्रोडक्ट को बना के वो सेल एंड सर्विस करे। दूसरा ये आता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं कि इनका सेल्फ मोटिव और प्रॉफिट इनका काम नहीं होता है। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा करती है तो वो क्या है कि सरकार उसके ऊपर क्या कर सकती है, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकती है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है कि वो जो है डायरेक्ट फैक्ट्रीज या कंपनी से किसी भी प्रोडक्ट को ला के लोगों को लोकल लेवल पे उसको सेल एंड सर्विस जो है वो कर सकती है। तो जी बीच वाला जो प्रॉफिट होता है, जैसे वो होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, तो वो वाला प्रॉफिट कट के चीज़ों के दाम जो है, उनके प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे, तो लोगों को एक सस्ते दाम पे चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। जी एक एग्जांपल थी। तो और डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप लेक्चर नंबर 4 जो है फंडामेंटल राइट का देख लीजिए, 7 मिनट का लेक्चर है, आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जी कोऑपरेटिव सोसाइटी DPSP और फंडामेंटल राइट के अंदर कब ऐड की गई फ्रेंड्स, तो ये आर्टिकल 43 जो है वो DPSP का आता है और आपको जो फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर आता है। तो 19 के अंदर और जो 43B जो है, जो दोनों के दोनों आर्टिकल, 19 जो था वो ऑलरेडी था, 43 भी था, बट 19 आर्टिकल के अंदर फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन के अंदर जो है DPSP फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन के अंदर जो है हम इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन जो है वो कर सकते हैं। दूसरा 43 के अंदर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बना सकते हैं, जिस स्टेट को इंस्ट्रक्शन है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकती है। तो जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 के अंदर ये जो आर्टिकल B जो है यहाँ पे और 19 में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है वो इसकी बात करता है प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC एंड STs। तो गांधी जी की फिलॉसफी के अंदर हरिजन जो वर्ड था, हरिजन के फेवर के लिए वो बहुत सारी बातें उन्होंने जो है वो कही हैं। तो SC और ST की प्रोटेक्शन और वीकर सेक्शन की जब बात आती है तो जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर ये आर्टिकल आता है और ये कहता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC ST और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है
वो बड़े और प्रोटेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से SC ST और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनजस्टिस उनके साथ ना हो। ये आर्टिकल 46 जो है जी इसकी बात करता है। स्टेट को ऐसे नियम कानून जो है वो बनाने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है 47 जो है वो भी आर्टिकल जो है दो जगहों पे डिफाइंड हुआ है, मतलब दो जगहों पे आता है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर भी आता है और गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर भी आता है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर फ्रेंड्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये पूरा आर्टिकल अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ोगे तो ये दो तरीकों की अलग अलग फिलॉसफी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये कहता है कि स्टेट को ऐसे नियम कानून जो है वो बनाने चाहिए जिसके अंदर क्या हो, लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो राइज हो, यानी लोगों को अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा खाना मिलेगा तो एक वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो लोग जो है वो जी पाएंगे, और उनसे क्या होगी, पब्लिक हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होगी। तो न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग पॉलिसीज नियम कानून बनाने चाहिए कि अच्छे तरीके से लोगों को न्यूट्रिशन मिले। दूसरा जो आर्टिकल जो है आगे ये डिफाइन करता है प्रोहिबिशन द कंजप्शंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है, ड्रग्स जो है, जितने भी नशे जो होते हैं, जो अफीम है, चरस है, जहाँ इसके साथ जो है जो वाइन है, जो शराब जो लोग पीते हैं, तो गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। तो ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है तो ये आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट को जो इंस्ट्रक्शन देता है कि स्टेट को ऐसे नियम कानून जो है बनाने चाहिए जिनकी वजह से इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है वो कंप्लीटली बंद हो, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, अगर ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स अगर लोग लेते हैं तो उनकी सेहत के लिए जो इंजरियस होंगे। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप अगर जम्मू कश्मीर में रहते हो तो आपको क्लियरली पता है कि अलग अलग जगहों पे जो है डिफरेंट जो है वाइन शॉप ठेके जो है खुले हुए हैं, खुलेआम लोग जो है वहाँ पे जो है ड्रिंक वो करते हैं। जब जो जितनी भी बार जो है यहाँ पे वो खुलेआम वर्क जो है वो करती हैं, सरकार ने खुद उन्हें परमिशन दी है। तो सरकार का यहाँ पे मोटिव ये है कि ये जितनी भी एक्साइज टैक्स के नाम के ऊपर तो सरकार के पास बहुत सारा पैसा जाता है, तो सरकार इनको यहाँ पे बैन नहीं किया है। बट कुछ स्टेटें हैं, मे बी गुजरात और बिहार जो है वहाँ पे ये चीज़ें बंद हैं, वहाँ पे जो वाइन शॉप वगैरह नहीं है। तो इसके साथ ही जितने और भी तरीके के ड्रग्स जो हैं जो इंजरियस टू हेल्थ हैं, जैसे वो इंजेक्शन है, जहाँ किसी भी तरीके की टैबलेट है, तो ये जो सरकार को इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। बट जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है इस तरीके की वाइन वगैरह जो है वो तो बैन यहाँ पे नहीं है। दूसरा जो आर्टिकल यहाँ पे लिखा नहीं है वो आप खुद नोट डाउन कर लीजिए। अगर मेडिकल पर्पस के लिए किसी चीज़ को इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स का यूज़ करना है तो जो मेडिकल पर्पस के लिए तो वो जो है अलाउ सरकार कर सकती है। जैसे बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारे जो है ऐसे केमिकल्स जो है दिए जाते हैं मेडिकल पर्पस के लिए, अगर कोई बीमार है तो उस तरीके से तो वो अलाउ है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल, इसका लास्ट आर्टिकल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जो आता है, और इसके आगे वाले जो आर्टिकल हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो लिबरल इंटेलेक्चुअल लिबरल जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल हैं उनको हम नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 48 जो है वो ये कहता है कि प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, कॉब्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो गांधी जी काउ स्लॉटर के भी खिलाफ थे, यानी गाय को मारना, बछड़े को मारना, जब दूसरे तरीके के जानवर जो वो क्या करते हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, तो गांधी जी इनको मारने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। तो वो ये कहते हैं कि सरकार को ऐसे नियम कानून जो है वो बनाने चाहिए जिनकी वजह से ये क्या हो, काऊ यानी गाय बछड़ा या दूसरे दूध देने वाले जानवर जो हैं उनकी प्रोडक्शन हो, उनको मारा ना जाए, उनको स्लैटर ना किया जाए, और उनकी ब्रीड के लिए, उनकी जो आगे जो नस्लें हैं उनको बढ़ाने के लिए जो सरकार इसके ऊपर काम करे कि जो इनकी ब्रीड्स जो है वो आगे भी बढ़े। तो ये पूरा का पूरा एक लेक्चर था फ्रेंड्स, गांधीयन प्रिंसिपल का जो DPSP का लेक्चर नंबर 2 था। तो उम्मीद है कि आपको जो पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपके लिए ये कंटेंट कितना हेल्पफुल है, जहां आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, और तो इसके बाद जो है 1 या 2 लेक्चर होंगे DPSP के ऊपर, उसको हम कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।